विद्यार्थियों, मैं केशराज सिंह आज आपके सामने रानावल शिक्षण संस्थान की ओर से जो ये ऑनलाइन क्लास जारी है, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर जो हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है, उस दूसरे पार्ट के अंदर एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं। देखिए, इस टॉपिक की जो दूसरा पार्ट है ये काफ़ी लंबा पार्ट है और इस लंबे पार्ट को हम जल्दी ख़त्म भी नहीं कर सकते। जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में अगर हम रहे तो फिर कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है जो हमारी समझ में ना आए। तो आज हम इसका अगला जो पॉइंट है वो है चोल शासन। इस चोल शासन के दो वीडियो बनेंगे। ये वीडियो इसका पहला भाग है। चोल शासन का दूसरा वीडियो आपको और दिया जाएगा जो बाद में आपके सामने पहुंच जाएगा। लेकिन इसका जो पीडीएफ है, काम है, वो एक साथ आपको करना है। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको सिर्फ देखना है और समझना है। ठीक है, तो आज हम लेंगे चोल शासन। चोल शासन में देखिए, ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो वंश माने जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण वंश है। दक्षिणी भारत के अंदर चोल वंश था। चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सब दक्षिण भारत के वंश थे। उन्हीं में से एक है चोल। आपके जो सिलेबस है दूसरा पार्ट, उस दूसरे पार्ट में चेर, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट ये नहीं दिए, सिर्फ चोल वंश दिया है। चोल वंश में भी आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है शुरुआती, वो जानकारी हम आज आपको दे देंगे। इसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण राजा हैं, जैसे इसके संस्थापक कौन है, इसके शुरुआती पराक्रमी शासक कौन है, फिर 600 साल का एक लंबा गैप होता है, फिर वापस इसका द्वितीय साम्राज्य का संस्थापक आता है, पुनरुद्धार करने वाला आता है, वहां तक पढ़ेंगे। इसके बाद में राजाधिराज चोल, राजेंद्र चोल, वो हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था भी अगले पॉइंट में आ जाएगी। तो आज हम जो इसका पॉइंट लेंगे वो है चोल शासन। और चोल शासन के अंदर सबसे पहले जो हमारे सामने बैठेगा वो है चोलों की जो शुरुआती छोटी मोटी जानकारी है ना, उस जानकारी को आपको समझना है। ठीक है, तो जानकारी, आखिर चोल की जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी, चोलों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? देखो, चोलों की जानकारी यानी चोल वंश की, चोल राजाओं की, चोल साम्राज्य की जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। पाणिनि आपको पता होगा, प्राचीन भारत के अंदर पाणिनि जो थे वो महान व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है। इस पाणिनि की पुस्तक से हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें चोलों की जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट बैठेगा ना, किससे जानकारी मिलती है? महाभारत से। ठीक है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास। इनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब आप कहोगे सर ये वेद व्यास, ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहला जाते हैं क्योंकि ये प्रश्न क्यों है? आपके किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीके के तौर पर ये एक भारतीय संस्कृति को जानने के तौर पर ये चीज जानना जरूरी है कि आखिर इनको कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा जाता है। कई बच्चों ने, जब मैंने पिछली बार आपका टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने किताबों के लेखकों के नाम दिए थे। अंतिम प्रश्न था, उसमें महाभारत दिया था कि इसका लेखक आपको बताया। तो उस लेखक में वेद व्यास भी सही था, कई बच्चों ने कृष्ण द्वैपायन लिख दिया, कृष्ण द्वैपायन व्यास लिख दिया। सही है, व्यास कोई जाति नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। व्यास कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। व्यास एक गादी का नाम, गादी मतलब पीठ, एक गद्दी। आपने देखा होगा कि जब हमारे गांव में या कहीं पर भी या टीवी पर आजकल आप देखते हो कि भागवत कथा होती है या रामायण कथा होती है या गीता जी के पाठ किया जाता है, कोई भी हो, सांस्कृतिक आयोजन होता है, तो उस समय जो मुख्य प्रवचनकर्ता या मुख्य वक्ता होता है, उपदेशक,
वो सबसे ऊंची पीठ पर बैठता है, सबसे ऊंची गद्दी जिसके चारों तरफ कलश होते हैं, उस गद्दी पर बैठता है। उस पर बैठने का अधिकार उस समय तक किसी को नहीं होता है, उसी को कहा जाता है व्यासपीठ। और वे लोग जो प्राचीन काल में अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे या प्रवचन देते थे या भारतीय शास्त्रों का सही प्रकार से व्याख्या करते थे, उनको उस पीठ पर बैठने का अधिकार था, उसी को व्यास कहा जाता है। ठीक है। और वेदों के जो उपदेशक थे, जिस पीठ पर बैठ करके, जिस गद्दी पर ऊंची सिंहासन आसन पर बैठ करके वेदों की व्याख्या की जाती थी, उसी को वेदों की पीठ यानी वेद व्यास कहा जाता है। और यही बाद में कालांतर में एक जाति के रूप में सामने आई। समझ गए? अच्छा, अब इसको कृष्ण द्वैपायन कहने का कारण क्या है? कृष्ण का मतलब ये होता है कि ये जन्म से काले रंग के थे, सांवले रंग के। भारत में जातिगत भेदभाव नहीं था। ठीक है। अगर जातिगत भेदभाव होता तो कृष्ण कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि कृष्ण भी सांवले और काले रंग के माने जाते हैं। यमुना को कालिंदी कहा जाता है क्योंकि उसका रंग भी सांवला है। यमराज वो भी काले रंग के हैं। शनिदेव को भी छाया मार्तंड के नाम से जाना जाता है, तो वो भी काले रंग के हैं। तो शालिग्राम सबसे बड़ा उदाहरण, शिवलिंग, ये सब काले रंग के हैं। तो जातिगत भेदभाव थोड़ा बहुत बाद में प्रचलित हुआ, रंग भेद नीति हमारे यहाँ नहीं थी। तो कृष्ण यानी काले रंग के थे, सांवले रंग के। और द्वैपायन, देखो द्वै इसका मतलब होता है द्वीप, यानी ये कहाँ मिले थे? ये गंगा और यमुना जहां नदी मिलती है, गंगा यमुना नदी, मान लो यहां से ये गंगा नदी आई, यहां से यमुना नदी मिल गई, तो यहां मिलने पर इन दोनों के बीच के अंदर कहीं एक छोटा सा टापू था, एक छोटी सी जमीन भूमि, टापू, द्वीप। तो वहां पर ये मिले थे और वहां इनका निवास था। तो काले रंग के होने के कारण कृष्ण का मतलब काला ही होता है, इसलिए भंवरे को भी कृष्ण के नाम से भी जानते हैं। तो द्वैपायन यानी द्वीप पर जो मिले उन्हें कृष्ण द्वैपायन। फिर बाद में वेदों की व्याख्या करने के कारण इनको वेद व्यास की उपाधि मिली, और वेद व्यास एक नहीं हुए, कई हुए हैं। जिन्होंने भी बड़े ग्रंथों की रचना की उन्हें लगभग वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हम आगे चलेंगे। इसको आप समझ लेना कि कृष्ण द्वैपायन इनका वास्तविक नाम है, वेद व्यास इनकी उपाधि जो बाद में जाने गए। तो महाभारत से भी चोलों की जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो हमें चोलों की जानकारी मिलती है वो मिलती है एक संगम ग्रंथ, आपने नाम सुना हो शायद, संगम। मैं आराम से आपको समझा रहा हूं, पॉइंट छोटा भी है। संगम साहित्य लिखूं मैं यहाँ पे, ग्रंथ या साहित्य, इसके पीछे भी ये बहुत बड़ी कथा है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि संगम साहित्य क्या है। ठीक है ना। दक्षिणी भारत के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों को संगम कहा जाता है। बस आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है। दक्षिण भारतीय ग्रंथ, इन्हें संगम कहा जाता है। और इनमें दक्षिण भारत का बहुत ही गहरा इतिहास शामिल किया गया है। इससे हमें दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। इसमें भी चोलों के बारे में कहा गया है। और इसके अलावा जो अगला व्यक्ति था वो एक विदेशी था जिसका नाम था टॉलमी। इसको टालेमी कई नाम से जानते ना। तो टॉलमी भी विदेशी यात्री था, विदेशी यात्री। इसने भी चोलों के विषय में जानकारी दी। मैं बीच में से इसलिए हट रहा हूं ताकि आपको आराम से ये चीज समझ में आए, क्योंकि कई बार पढ़ाते हुए मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं तो कई बच्चे कहते हैं सर आप खड़े हो जाते हो तो दिखाई नहीं देता। तो मैं बिल्कुल एक तरफ से आपके सामने से हटा हुआ हूं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, महाभारत के लेखक वेद व्यास, संगम साहित्य दक्षिण भारत के ग्रंथ हैं, टॉलमी जो विदेशी यात्री था, इन सब ने मिलकर के चोल वंश की जानकारी हमें दी है। अब इस चोल वंश की जो प्राथमिक राजधानी है ना, प्रारंभिक शुरुआती राजधानी, वह है उत्तरी मंदलूर। क्या है? उत्तरी मंदलूर। यह आपको थोड़ा याद रखना है। इसकी प्राथमिक राजधानी या प्रारंभिक राजधानी, आराम से आप समझोगे इस चीज को। तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो आप बोलोगे उत्तरी मंदलूर।
मंगलूर, कई लोगों को मंगलूर सुनाई देता है, तो उत्तर मंगलूर ये इसकी प्रारंभिक राजधानी है। और इसके बाद में इसकी राजधानी कौन सी बनी? बाद में, पहले तो ये थी और बाद में राजधानी, बाद में राजधानी बनी उरैयूर। उरैयूर, देखो नाम याद रह जाएगा ना, मंगलूर, उरैयूर, ठीक है। और इसके बाद में कालांतर के अंदर जैसे जैसे अंत में, आप अंत में भी लिख सकते हो, अंत में राजधानी, अंत में राजधानी बनी तंजावुर। तंजावुर ये राजधानी बनी, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। इनकी चोलों की प्राथमिक या प्रारंभिक शुरुआती राजधानी उत्तर मंगलूर या उत्तरी मंगलूर, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे, उत्तरी मंगलूर। इसके बाद में कौन सी बनी? उरैयूर। फिर अन्य राजा आए तो उन्होंने कौन सी बना दी? तंजावुर। ये तंजावुर तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में तंजौर बना, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो आप तंजावुर आसान है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये इसकी प्रारंभिक राजधानियां हैं। अब इनका जो है ना बाग, चोलों का राजकीय चिन्ह, चोलों का राजकीय चिन्ह, जैसे आप बोलते हो प्रतीक, लोगो, मोटो लोगो होता है ना, तो उसी प्रकार राजकीय प्रतीक, जैसे अपना राजकीय प्रतीक कौन सा है? सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेर। और मौर्य, मगध शासन जो था मौर्य, उनका राजकीय प्रतीक क्या था? मोर, नाचता हुआ मोर। उसी प्रकार से चोलों का राजकीय प्रतीक था बाघ, क्या नाम था? बाघ, यानी टाइगर, बाघ, ये इसका राजकीय प्रतीक था, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। यहां तक आपको थोड़ा ध्यान से याद कर लेना है। इसका जो सबसे प्राथमिक शासक था ना, वो था उरवप्पा हरे इलन, जेठ चेन्नी। उरवप्पा हरे इलन इसका प्रथम राजा था। आपको ऐसे लिखना है, उरवप्पा इलन, जेठ चेन्नी। उरवप्पा ये इसका प्रारंभिक राजा था। उरवप्पा इलन जेठ चेन्नी। आप इसको सिर्फ चेन्नी के नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। चेन्नी ये चोलों का शासन कहाँ था? दक्षिण भारत के मद्रास के साइड में ही था, तो उसी के नाम से आप याद रख लोगे। ये दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये लगभग ऐसा ही जाता है, और यहाँ पर ये चोलों का शासन था, चोल। और इसी के नाम पर आजकल अगर आप देखो तो चेन्नई से चेन्नई बन गया, चेन्नई, ये वैसे है चेन्नई, तो यहाँ पर ये चेन्नई राजधानी बनी हुई है। ये सारा का सारा जो है ना ये चोल शासन ही था, ठीक है। तो यहाँ पर चोल शासन है, और यहीं पर केरल जो आज इसको बोलते हो, वहाँ चेर थे, और इसके ऊपर पांड्य थे। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, पांड्य ये जो शासन होता, तो इस प्रकार से दक्षिण में प्रथम गुप्ता थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो उरवप्पा इलन जेठ चेन्नी ये इसका प्रथम शासक था। ये कौन था? प्रथम शासक, शॉर्ट में याद रखना है, ये इसका प्रथम शासक था। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अब प्रथम शासक होने के बाद में ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो आप याद रखोगे कि ये जो उरवप्पा इलन जेठ चेन्नी है ना, इसने क्या किया था? ये युद्ध में, जो युद्ध होते थे ना, तो बस ये 2 ही लाइनें याद रखनी है। युद्ध में सुंदर रथों का प्रयोग करता था, सुंदर रथों का प्रयोग करता था, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके लिए 2 लाइन, उरवप्पा इलन जेठ चेन्नी ये क्या करता था? ये प्रथम शासक था, और युद्ध में सुंदर रथों का प्रयोग करता था, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बस ये इतना याद रखना है इसके बारे में, और इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है।
कभी 1 नंबर का सवाल आ गया, पूर्वोपजत चैनी क्यों प्रसिद्ध था, या सुंदर रथों का प्रयोग कौन करता था, तो चैनी शासक करता था। अब दूसरे नंबर पर इसके अंदर आता है करिकाल। ये भी देखो नाम से पता चल रहा है, हालांकि इसके पीछे इसका नाम करिकाल क्यों है, ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका नाम करिकाल क्यों पड़ा, क्या मतलब होता है करिकाल का। ये जब आप कॉलेज में आओगे तब पता चलेगा, ये लंबा चौड़ा आपको जाना नहीं है। तो करिकाल के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि करिकाल जो था ना, ये वन्नी नामक स्थान पर इसने 11 शासकों को हराया था। क्या किया था इसने, इसका पहला महत्वपूर्ण काम क्या था, इसने लिखा था वन्नी, वह आदने ली, वन्नी नामक स्थान पर क्या किया था, 11 शासक एक साथ इसे लड़ने आए थे। 11 शासकों के संघ को हराया, 11 शासकों के संघ को हराया। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण था। आप सोचो, एक तरफ 11 शासक और एक तरफ अकेला करिकाल, इसने 11 जनों को हरा दिया था। फिर इसने 9 राजाओं को और हराया था, ठीक है। तो 11 शासकों को हराने के बाद फिर इसने एक काम और किया, इसने वह परनंदलई कुछ ऐसा नाम है, उस जगह पर 11 शासकों को हरा दिया था। वह परनंदलई, ठीक है, वह परनंदलई ऐसा नाम है, उसको लिखने पर पता चलता है। वह है आधा वह पर नंदलई, ये लो ऐसे लिखा रहता है। अरे बोलने में काफी कंफ्यूजन होता है, ये नाम ही ऐसे हैं। दक्षिण के जो नाम मिलेंगे ना आपको, ये ऐसे मिलेंगे, नागार्जुन, नागार्जुन, नागारेड्डी, वेंकटेश, श्री पी चिदम्बरम, सर्कल, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। तो आप इसको तोड़ सकते हो, वह पर नंदलई, ठीक है ना। वैसे तोड़ करके भी याद रख लेना, वह पर नंदलई, ये एक जगह का नाम है, इसको लिखने में कंफ्यूजन होता है। देखो अपना बोर्ड यहीं तक है। तो वह पर नंदलई नामक स्थान पर इसने 9 शासकों को हराया था। कितने शासकों को, वह पर नंदलई स्थान पर 9 शासक को हराया। बस ये इसके लिए इतना याद रखना है, इतना सा ही आपको याद रखना है। अब हम इससे आगे चलेंगे इस साइड में। वह पर नंदलई नामक स्थान पर, अब देखो वन्नी नामक, वन्नी और वह पर नंदलई नामक, एक जगह 11 शासकों को हराया और एक जगह 9 शासकों को हराया। इसके बाद में इसका एक महत्वपूर्ण काम था कि इसने कावेरी नदी जो है, जो दक्षिण में बहती है ना, कावेरी नदी काफी विवादित नदी है ये कावेरी नदी, जो ये बहती है इधर, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों के बीच में लड़ाई का कारण बनी हुई है कावेरी नदी, ठीक है। तो ये कावेरी नदी के किनारे कावेरी पत्तन नामक एक बंदरगाह की स्थापना की थी इसने करिकाल में। तो आप यहाँ लिखोगे, करिकाल के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे किसकी स्थापना की थी, कावेरी पत्तन। कावेरी नदी तो याद रह जाएगा ना, तो कावेरी पत्तन, पत्तन कहते हैं बंदरगाह को, कावेरी पत्तन की स्थापना की। कावेरी पत्तन की स्थापना की, महत्वपूर्ण ही है। बस इसने क्या किया, वेनी में 11 को हराया, वह पर नंदलई में 9 शासकों को हराया और कावेरी नदी के किनारे कावेरी बंदरगाह की स्थापना की, कावेरी पत्तन, ठीक है। इस कावेरी पत्तन को है ना, इस कावेरी पत्तन को पुहार पत्तन या पुहार पत्तन के नाम से भी जानते हैं। इसका दक्षिण में क्या नाम होगा, पुहार पत्तन, पुहार पत्तन या पत्तम, ये इसका दक्षिण में नाम, पुहार पत्तन। कावेरी का मतलब पुहार हो गया और पत्तन ये बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो ये इसने स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो है उसको कौन सी बना दी थी, उदयपुर इसकी राजधानी बनाई गई। तो देखो अभी तक हम ये चल रहे थे ना,
ये प्राचीन राजधानी है। इसके बाद में करिकाल ने कौन सी राजधानी बनाई थी? ये उरैयूर आ गई। बाद में राजधानी कौन सी बनाई? उरैयूर। अब ये थोड़े समय तक उरैयूर रहेगी। ये किसने बनाई थी? करिकाल ने। करिकाल ने उरैयूर या उरैयूर राजधानी स्थापित की। बनाई तो नहीं है, स्थापित की। बस ये करिकाल यहाँ खत्म होता है। मेन 4 टॉपिक हैं, 2 तो इसके हो गए। वर्णी और वायपर नंदनी में 11 नवशासकों के संगठन को हराया। करिकाल ने कावेरी पत्तन की स्थापना की, या कावेरी पत्तन के किनारे बंदरगाह, और करिकाल ने उरैयूर राजधानी बनाई। बस ये इसकी राजधानी आ गई। ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा एक गैप मिलेगा। गैप का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बताया था, तो उसमें आपको यहाँ थोड़ा एक विशेष चीज आपको याद रखनी है कि तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी, लगभग 9वीं शताब्दी तक शांत रहे। यानी चोल जो साम्राज्य था ना, ये तीसरी शताब्दी से लेकर के सन 300 के लगभग, वहां से लेकर के सन 850 के लगभग, तीसरी शताब्दी का मतलब हम मान सकते हैं 250 के लगभग। तो 250 ईस्वी से लेकर के 9वीं शताब्दी का मतलब 850 के लगभग, तो सन 850 तक ये शांत रहे। अब शांत रहने के बाद में मतलब 600 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जो करिकाल के बाद राजा आए वो शांत रहे, कोई विशेष योगदान उनका नहीं है और कोई जानकारी भी नहीं है ऐसी कोई खास। तो अब हम यहाँ से वापस इनका पुनरुत्थान होगा। यहाँ से क्या होगा? पुनरुत्थान होगा। और पुनरुत्थान करने वाला कौन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 850 के लगभग में विजयालय नाम का शासक आया, ठीक है, जिसने पांड्यों को हराया और तंजौर छीनकर राजधानी बनाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो देखो, पहला शासक कौन था? चेन्नई। दूसरा ये, तीसरा लंबे गैप के बाद में अब यहाँ पर एक तीसरा शासक और आएगा, ठीक है। और यहाँ आपको लिखना है विजयालय। ये आया था। इसने क्या किया? ये आया था 850 के लगभग, तो 850 ईस्वी है, ठीक है ना। 850 ईस्वी को इसने क्या किया? पांड्यों को हराया। ये सब एक ही जगह, चोर चेल पांड्य, ये आपस में लड़ते थे, ठीक है, आपस में गुत्था होते रहते थे। वो इसको मार दिया, वो उसको मार दिया, पड़ोसी थे, क्या करे। तो 850 ईस्वी को पांड्य, कई लोग पांड्यों को हराया। देखो, कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है पांड्य, तो ये शायद वो पांडव हो गए, महाभारत वाले। नहीं, ये महाभारत वाले पांडव नहीं, इनकी जात है पांड्य। जैसे चोल शासक है, जैसे चेर है, राठौड़ है, सिसोदिया है, शेखावत राजपूत है, चौहान राजपूत है, गहरवाल वंशी है, गुर्जर राजपूत है, गुर्जर प्रतिहार शासक है। उसी प्रकार से ये पांड्य थे, ठीक है, ये शासक थे। तो पांडव मत मान लेना इनको। हाँ, तो पांड्य शासकों को हराया। और उसके बाद इसने क्या किया? पांड्य शासकों को हराने के बाद राजधानी, जो उनकी राजधानी थी ना पांड्यों की, वो जो राजधानी है, तो ये थोड़ा याद रखना, 850 में किसको हराया था? पांड्यों को। और यहाँ से हराने के बाद में इसने कौन सी राजधानी? तंजौर छीन ली थी। अब देखो, यहाँ तंजावुर आ रही है ना, तो उरैयूर के बाद में कौन आएगा? तंजौर। तो तंजौर राजधानी बनाएगी, ठीक है। और तंजौर राजधानी बनाने के बाद में ये साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। क्यों? आप विद्यालय को थोड़ा याद रखोगे। तो राजधानी कौन सी बनाई? राजधानी तंजौर। आप तंजावुर कोष्ठक में आप इसके लिए मैंने कहा तंजौर लिख सकते हो। तंजौर स्थापित की, तंजौर स्थापित की। ये देखो, राजधानी तंजौर स्थापित की। अब हम आगे चलते हैं। इसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चोल
साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ये क्या है? चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक है। इस चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक आपको याद रखना है। अगला जो हमें ना ये विजयालय तक आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक मानते हैं। अब इसके बाद में चौथा शासक आपको यहाँ लिखना है। चौथा कौन होगा? आदित्य राज। चौथा कौन होगा? आदित्य राज, ठीक है। इस आदित्य राज के बारे में भी आपको याद रखना। अब आदित्य राज कौन था? तो आदित्य राज के बारे में या आदित्य के बारे में इतना ही, सिर्फ एक लाइन इसके बारे में आपको याद रखनी है। कौन सी? कि एक इसके पास में देखो, इसने किसको हरा दिया था? पांड्यों को। अब इसके साथ ही एक वंश और था, पल्लव। कौन था? पल्लव। पल्लव शासक जो इसके समय थोड़ा शक्तिशाली हो गया था, तो पल्लव शासक था जिसका नाम था अपराजित। कौन था? अपराजित। पल्लव शासक अपराजित को हराया। बस हराया। वह एक लाइन और जोड़ दो, हराया भाई, युद्ध में मार दिया। युद्ध में मार दिया। अपराजित पल्लव को हराया और युद्ध में मार दिया। इतना ही इसके लिए याद रखना है। आदित्य प्रथम, ये प्रथम है, फिर भूल जाता हूँ इसके बारे में। आदित्य प्रथम, आप प्रथम ऐसे भी लिख सकते हो। ये प्रथम लिखने का कारण आपको पता है ना, इतिहास के विद्यार्थी या जानते होंगे। कभी एक ही नाम के, जब एक ही वंश में 2, 3, 4 राजा होते हैं ना, तो पहले वाले को प्रथम, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय करते थे। जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज नाम के कितने हुए थे? 3 शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान नाम से। तो जो पहला था उसको प्रथम बोलते हैं, जो दूसरा था उसको द्वितीय बोलते हैं, जो तीसरा था उसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं। और सबसे पराक्रमी ये तृतीय माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये आप क्या आएगा? पूरी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ेंगे, सहयोगिता सब आएगा आपके सामने। तो युद्ध में इसने मार दिया था, ठीक है। अब अगला जो 5वां राजा है, 5वां शासक। 5वां शासक कौन है? जो विजयालय, आदित्यराज और आदित्यराज। इसके बाद में विजयालय आदित्य के बाद में जो अगला शासक आएगा वो आएगा परांतक। ये परांतक जो है इसी का पुत्र है। और इस परांतक को महापराक्रमी भी आप कहो तो इसके अभी तक के इतिहास में, अभी तक जितना भी हुआ ना, उसमें सबसे महापराक्रमी अगर आप कहो ना, तो भी इस परांतक को ही कह सकते हो। परांतक, ये परांतक कौन था? ये परांतक, तो देखो, परांतक प्रथम, इसने राज सिंह पांडे को हराया था। किसको हराया था? राज सिंह पांडे को हरा करके मदुरै पर कब्जा कर लिया था। महापराक्रमी नहीं कहेंगे इसको, सॉरी, लेकिन फिर भी परांतक प्रथम बोलते हैं, मैं गलती कर गया। इसके बाद में जो आएगा ना वो महापराक्रमी होगा, परांतक प्रथम। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसने एक शासक को हराया था, राज सिंह। कौन सा शासक था? राज सिंह। राज सिंह कौन था? ये राज सिंह जो था ना, ये पांड्य शासक था, पांड्य। विजयालय ने किसको हराया था? पांड्यों को हराया था। आदित्यराज ने पल्लवों को हराया था। इसने वापस किसको हराया? पांड्य शासक, पांड्य शासक। राज सिंह पांड्य शासक को हराया और हरा करके उसकी राजधानी पर कब्जा और कर लिया। लो बात, एक तो बेचारे ने ठोक दी हो, और ठोक पत्नी की राजधानी और हड़प ली। भाई आ तो ज्यादती है, भाई मैं तो इसको ज्यादती मानता हूँ, पर इम आपा कर कहीं सका बताओ। बी ट्रेन की जगह अपनी थोड़ी ही एक सोच समझी राजा महाराजा की, तो वह टी की कि भाई जो जितनी बड़ी भूमि को स्वामी घुसी वो उतरो ही बड़ो शासक बन जाता। और कोई आदमी कहीं धारण कर उपाध्याय, और उपाध्याय के चक्कर में ही आपस में लड़ रही था। इतिहास सब्जेक्ट ही वही, बेटा ने बाप से लड़ाओ, बाप ने बेटा से मराओ और इतिहास पढ़ाओ, सब बड़ी बात है। तो राज सिंह पांडे जो परांतक हमला करता है और उस
राज सिंह पांडे को हरा देता है। ठीक है, ये साहब। अब इसकी राजधानी पर हमला किया, हराया वह राजधानी, कौन सी राजधानी थी? मदुरै। बहुत नाम सुना है इसका, मदुरै। आज हम बोलते हैं मदुरई, मदुरा, मदुरै, मथुरा नहीं है, मदुरै दक्षिण का, मथुरा उत्तर में है। तो मदुरै को जीता और एक उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? मदुरै जीता था तो मदुरै कौंड। कौन सी उपाधि? मदुरै कौंड जीता, वह मदुरै कौंड। उपाधि। अब आपको जैसे ये मदुरै कौंड क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, देखो जगह का नाम क्या है? मदुरा। कौंड का मतलब होता है विजेता। कौंड का मतलब क्या होता है? विजेता। दक्षिण में विजेता को कौंड। तो मदुरै का विजेता कौन था? परांतक। तो मदुरै कौंड या मदुरै कौंड यानी मदुरा का विजेता। तो आपको याद रखना है मदुरै कौंड, इसने उपाधि धारण की। बस इस परांतक तक आपको इतना याद रखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल आपके लिए है, कोई ज्यादा आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम एक शासक को और पढ़ेंगे और उसके बाद में आज के टॉपिक को विराम देंगे। ठीक है, तो अगला जो शासक है ना अपने पास, वो मैंने आपको बताया कि सबसे पराक्रमी शासक है इस वंश का अभी तक का। तो अगला जो इसका महापराक्रमी शासक है अभी तक के वंश में, जो सबसे महापराक्रमी शासक आएगा, 5 पढ़ चुके ना, तो यहां हम लेंगे छठा शासक और उसका नाम है थोड़ा राज प्रथम। इसको मैं आराम से आपको ये बताना चाहूंगा, आराम से पढ़ना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ के बाद जो शासक आएंगे, चाहे राजराज हो, चाहे राजाधिराज हो, चाहे राजेंद्र राज हो, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक का सबसे पराक्रमी शासक मैं इसी को बोलूंगा। अब इसके बारे में क्या प्रसिद्ध है? इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम, ये तो इसकी उपाधि है राजराज प्रथम। तो वास्तविक नाम था इसका अरिमौली वर्मन। अरिमौली, ठीक है, वर्मन, अरिमौली वर्मन प्रथम, ये इसका वास्तविक नाम है, अरिमौली वर्मन वास्तविक नाम। अब इसमें अपने दादा, इसके दादा कौन थे? बताओ देखें। इसके दादा ये थे परांतक, समझ गए ना? तो इसके दादा थे परांतक, ये आपको याद रखना है। तो दादा परांतक। अब आप कहोगे सर दादा के बाद में डायरेक्ट पोता कैसे आ गया? अरे दादा के बाद में जो इसका बेटा था यानी राजराज का पिता, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कमजोर शासक माना जाता है, कोई युद्धों के विषय में उसका इतिहास नहीं है, इसलिए उसको साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इतिहास में वो साइलेंट है। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ से दिया है क्योंकि फिर ज्यादा लंबा चौड़ा आपका इतिहास हो जाएगा। तो राजराज प्रथम दादा परांतक की एक नीति थी, लौह और रक्त की नीति। ये मैंने आपको बताई थी जब आप लोग 11th क्लास में थे, तब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था और जर्मनी के एकीकरण में कौन आया था? जर्मनी का नाम सुना है ना? तो उसमें जर्मनी के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें बिस्मार्क आया था, ओटो वन बिस्मार्क। और भारतीय इतिहास के अंदर भी एक शासक आता है गुलाम वंश के अंदर, बलबन। और आजादी के समय भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत बड़े कद्दावर नेता, दृढ़ निश्चयी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनकी नीति भी यही थी। ऐसी ही नीतियों के धनी होते हैं। तो लौह और रक्त, ये अलग अलग शासकों के लिए अलग अलग इसका अर्थ होता है। लौह और रक्त की नीति, रक्त की नीति अपनाई, नीति अपनाई अपने दादा की तरह। ठीक है ना? जैसे लौह और रक्त की नीति बलबन के समय में क्या थी? बलबन के समय लौह और रक्त की नीति थी कि बूढ़ों को
और जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मार दो, जवान व्यक्तियों को गुलाम बना दो। ठीक है, ये इनकी लौह रक्त की नीति थी। तो उसी प्रकार से इसकी लौह रक्त की नीति ये थी कि लोहे की तरह मजबूत और रक्त बहाने के लिए तैयार रहो, अपने निश्चय को दृढ़ रखो। ठीक है, तो दादा परांतक की लौह रक्त की नीति अपनाई और इसी से प्रभावित होगी अपनाई वह आगे जो राज उपाधि धारण की, राज की उपाधि धारण की। और इतिहास में ये राजराज प्रथम के नाम से जाना है, उपाधि धारण की। बिल्कुल सिंपल। ये इसमें क्या है, राजराज प्रथम का नाम है, असली नाम क्या था, अली मौली। अली शत्रु को कहते हैं, मौली का अर्थ मर्दन करने वाला होता है, शत्रुओं का मर्दन करने वाला प्रथम इसकी उपाधि, ये इसका नाम है। दादा परांतक की नीति थी, लौह रक्त की, वो अपना ली और राजराज की उपाधि भी इसने धारण कर ली। बोलो, बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसके बारे में आगे चलते हैं। इसने क्या किया, इसने 90 वर्ष से दिग्विजय अभियान शुरू किया था। ठीक है ना, और कई क्षेत्रों को जीता था। अपना जो शासन का 9वां वर्ष, शासन के 9वें वर्ष, शासन के 9वें वर्ष में दिग्विजय नीति आप बोल सकते हो, दिग्विजय। अब बच्चे कहेंगे सर दिग्विजय, ये कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह? नहीं, वो नहीं है। ये हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये दिग्विजय का अर्थ क्या होता है, इसको समझो आप। दिग्विजय, दिग कहते हैं दिशाओं को, और विजय यानी कि चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना। जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं वहां पर विजय अभियान चालू करना। तो दिग्विजय का मतलब होता है दिशाओं, चारों दिशाओं में विजय अभियान शुरू करना और विजय प्राप्त करना, इसको बोलते हैं। तो वर्ष में दिग्विजय नीति अपनाई, दिग्विजय नीति अपनाई, यानी अब ये विजय करने निकलेगा। और कहां कहां विजय प्राप्त की इसने, देखो श्रीलंका। कौन सी? श्रीलंका। आपको वैसे श्रीलंका भी पहुंच गया? हाँ भाई, आपको भी मालूम भी नहीं है। भारत के दक्षिण का जो चोल साम्राज्य है, ये चोल साम्राज्य था ना, यहां से श्रीलंका जो है ये अपनी नौसेना से यहाँ पहुंच गया। इनके पास नौसेना थी सबसे मजबूत। और ये चोल शासक वो शासक है, आप आगे पढ़ोगे कि ये भारत के दक्षिण से यहाँ निकल गए थे। मलया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया, सुमात्रा, ऐसे बाली, कई द्वीपों को इन्होंने जीता। सिंगापुर का तो नाम ही देख लो आप, राजपूत राजा सिंह लगाते हैं, सिंह लगाते हैं ना। अंग्रेजी में क्या होता है, SINGH, सिंह, और हिंदी में सिंह है। तो सिंह से सिंगापुर, सिंहों के द्वारा बसाया हुआ। चंपा, ये इनके प्राचीन नाम है। हमने उनको वस्त्र पहनना सिखाया, हमने उनको सांस्कृतिक रूप से परिपक्व किया, उन लोगों को बताया कि किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ है। तो आप सभ्यता में रहिए, सभ्य रहिए। वो लोग आज भी अपने आप को ऋणी मानते हैं। तो ऐसी ये बहुत मजबूत नौसेना शक्ति थी इसकी। तो इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, इसको जीत लिया। इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आप जानते हो, उड़ीसा को कहते हैं। कलिंग का विजेता बन गया। इसके बाद में इसने चेर यानी केरल, ठीक है ना, चेरों का शासनकाल था, केरल में था। इसने केरल पर आक्रमण किया। इसने मालदीव, आपको वैसे मालदीव कहाँ है, देखो ये भारत का दक्षिण हिस्सा है। और दक्षिण में यहाँ पर जब हम जाएंगे तो छोटा सा द्वीप मिलेगा, यहाँ आपको मालदीव नजर आएगा। यहाँ ये मालदीव है, ठीक है। मालदीव से ऊपर आपको लक्षद्वीप मिल जाएंगे। इनके बीच में एक रेखा जाती है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और फिर उसके ऊपर एक 9 डिग्री चैनल जाता है। और जो अंडमान निकोबार है, उसमें अंडमान और निकोबार के बीच में से 10 डिग्री चैनल जाता है। ये चैनल रेखा होती है। तो आपको ये चलिए तो जीके की जानकारी है। तो आपको मालदीव ये यहाँ पर है। यहाँ मालदीव में भी आप देखो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, मालदीव एक द्वीपीय देश है। ये भी विजय प्राप्त कर ली थी। तो हमने यहाँ तक मालदीव को भी जीत लिया था, विजय किया। ये है इसका पराक्रम, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब आगे इसने क्या किया? इसने चोल विरोधी जो गठबंधन बना था ना, लंका
चेर पांड्य, ठीक है। ये अकेला तो अभी हार नहीं रहा है ना किसी से, तो इसमें क्या किया, चोल विरोधी जो गठबंधन था, चोल विरोधी का, इसको अकेले तो हम हरा नहीं सकते, तो कुछ लोगों ने मिलकर के संगठन बना लिया। अब संगठन में कौन कौन, चोल विरोधी संघ, एक संघ बनाया। जैसे अभी भारत को हराने के लिए कौन कौन से देश शामिल है, तो भारत को हराने के लिए जैसे चीन है, ठीक है ना, एक चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, और एक दूर पूर्व के अंदर बैठा हुआ मलेशिया है। ये जो देश है इन लोगों ने गठबंधन बना रखा है। और इसमें एक और लिख लीजिए, उत्तर कोरिया। ये सभी लोग हराना चाहते हैं, तो इनका नेता कौन है, चीन। उसी प्रकार से भाई एक साथ मिलकर भारत को हराया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, चोल विरोधी संघ का निर्माण किया। इसमें कौन कौन शामिल थे, एक तो था श्रीलंका, दूसरा कौन था, चेर, ठीक है, और तीसरा कौन था, पांड्य, ठीक है। तो यहां पर जो ये शासक आए थे, इन शासकों ने हराने की कोशिश की, लेकिन ये भी होशियार था। इसने सबसे पहले इस गठबंधन को तोड़ने का निश्चय किया। इन तीनों ने मिलकर के गठबंधन बना लिया। इसने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर, इसने एक राजा को हराया। भाई सम्मिलित को ये नहीं हरा सकता, तो सम्मिलित को हराने से अच्छा है इनको टुकड़ों में बांट दो। बचपन में आप एक कहानी पढ़ी, नैतिक शिक्षा का मायने में प्रता जनाड़े कहानी आती, किसान का बेटा, कि एक लकड़ी ने तो सब लोग तोड़ सका, कहीं तोड़ दिया तक, पर भी लकड़ी को अगर आप गट्ठर बना दें भारो और पच भी न तोड़ा तो जोर आ, एकता में ताकत बस बाई चीज है कि एक ने तो आप तोड़ सका, सगड़ा मिल रहा है तो भैड़ा अपना ऊपर भारी पड़ सके, तो सब पहले कुन हरावा, तो सब पहले की देखी कमजोर कड़ी में, कमजोर कड़ी ना अपना बच मिलना, ठीक है। तो अटक नहीं करियो, सब पहली हरावा के वास्ते चुनो जो गठबंधन हो ना, बिकमाई ने जो प्रथम भास्कर वर्मन हो ना, चेर, इसको हराया। जो चेर शासक था ना, भास्कर वर्मन, तो चेर शासक यानी केरल का चेर शासक भास्कर वर्मन को हराया, वर्मन को हराया। बस ये वास्ता तो ध्यान रखना और हिंदी में भी समझाऊं और आप लोगों ने मारवाड़ी भी बोलूं, ठीक है, ताकि ये आपके दिमाग में आ जाए। होशियार बच्चा तो समझ जाए, क्लास में कुछ यहाँ का बच्चा भी जगह ना मारवाड़ी के अलावा की शब्द नहीं आ रहे, तो वे समझ जाइए। चेर शासक भास्कर वर्मन को हराया। दूसरा जो टॉपिक इसने लिया, अब किसको हराना है, तो हराने के लिए इसने दूसरा शासक किसको चुना, लंका को चुना। नहीं, लंका से पहले ना पांड्य को हराया, सॉरी आप ध्यान रखना, अमरभुजंग जो पांड्य है ना, ये वाला, इसको, तो पांड्य शासक, पांड्य शासक अमरभुजंग, अमर यानी अमृत तो कभी मरेगा नहीं, भुजंग नाग को कहते हैं। तो ऐसे ऐसे शासक हुए जो उपाधि ले लेते हैं। अमरभुजंग को हराया, ये लो सर, दूसरा हरा दिया। अब आता है आपके तीसरा आपको पता है कौन बचा, भाई चेर को हरा दिया, पांड्य हरा दिया, अब कौन बचा, लंका, रावण, लंकेश्वर। तो अब लंका के राजा थे महेंद्र पंचम को हराया और उसकी जो राजधानी थी अनुराधापुर, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो श्रीलंका पड़ता है। श्रीलंका के शासक कौन थे, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम 5, ठीक है ना, महेंद्र पंचम को हराया और उसकी राजधानी थी कौन सी, हराया वह राजधानी, श्रीलंका की राजधानी उस समय महेंद्र पंचम की राजधानी कौन सी थी, अनुराधापुर, राधापुर पर अधिकार कर लिया, अधिकार किया, ठीक है। अब यहां से हम आगे और चलते हैं। अब अधिकार कर लिया, अब ये ना इसका है, अधिकार करने के बाद में उसने उसका नाम क्या रख दिया, मामुंडी चोलपुरम, देखो अधिकार किया, तथा
क्या कर दिया कि इसने ये जो ये अनुराधापुरम ना, इस अनुराधापुरम इसका नाम बदल के क्या रख दिया, मां मुंडी चोलपुरम, मां मुंडी चोलपुरम नाम रखा। बड़े अटपटे नाम आते हैं और मैं तो कहता हूं अटपटे नाम याद रह जाते हैं, सीधे नाम हम फिर भूल जाते हैं, आदित्य विजय भूल जाते हैं। ये मां मुंडी चोलपुरम ये नाम आपको जल्दी याद रह जाएगा कि मां की मुंडी है जो चोल में गमकी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा मां मुंडी, है ना। ऐसे कई नाम होते हैं अपने, तो मां मुंडी चोलपुरम। अब इसमें नाम भी बदल दिया। नाम बदलने के बाद में पोलोन्नरुवा को नहीं, वह जगन्नाथ मंगलम रखा। एक जगह और थी पोलोन्नरुवा, ठीक है, एक जगह और है, ये श्रीलंका की है ना, ये पूरी बातें श्रीलंका की चल रही है। पोलोन्नरुवा, पोलोन्नरुवा ये जगह है का नाम इसने बदल दिया। अब पोलोन्नरुवा का नाम इसने क्या रख दिया, जगन्नाथ मंगलम रखा। पोलोन्नरुवा का नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। लो ये भी याद रह जाएगा, है। पोलो खेलते हुए रो मत, पोलो न रुआ, याद आ जाएगा कि पोलो न रुआ, इसका नाम क्या रख दिया, हे जगन्नाथ, मंगल ही मंगल होगा। तो जगन्नाथपुरी अपनी है, भगवान जगन्नाथ को जो प्रसन्न करेगा उसका मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो पोलो खेलते समय न रो, जगन्नाथ मंगल करेंगे, याद रह जाएगा कि पोलो न रुआ जगन्नाथ मंगलम। मां मुंडी चोलपुरम, चोलों का शासक था इसलिए मां मुंडी में चोलपुरम हो गया, तो ऐसे याद रह जाएगा। अब इसमें ऐसी दो लाइनें आपको और याद रखनी है। एक कि इसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाया, इसी शासक ने क्या किया था, नागपट्टनम, यहां थोड़ा ध्यान रखना है। नागपट्टनम ये जगह का नाम है, नागपट्टनम में बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध जो होते हैं ना, तो बौद्ध विहार, बौद्ध आए थे इसके पास भिक्षु, उन्होंने कहा भाई हमारे लिए भी कुछ जगह दो, तो इसने नागपट्टनम नामक जगह पर भगवान बुद्ध के लिए बौद्ध विहार स्थापित करा दिया, ठीक है। ये आपको मैं दिखा करके सही लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा, क्या है कि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, है। बौद्ध विहार स्थापित किया था, तो नागपट्टनम में बौद्ध विहार स्थापित किया। और एक इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है तंजौर। इसने जो तंजौर जगह थी ना, तंजावुर या तंजौर, तंजौर में क्या बनाया था, राज राजेश्वर मंदिर। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस अभी तक में, तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर बनवाया। राज राजेश्वर शिव का मंदिर निर्माण, ये दोनों निर्माण इसी ने करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखो चोल साम्राज्य मैंने आपको पूरा बता दिया लगभग अभी तक में। अब हम आगे जो इसके बाद में है ना, राजराज आ गया, अब आएगा राजाधिराज और राजेंद्र राज, फिर इसकी शासन व्यवस्था, वो हम अगले टॉपिक में लेंगे। और जहां पर भी आपको कोई, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जहां पर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। और कोई प्रश्न अटक जाता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, मेरी लिखावट समझ में नहीं आ रही है, या कोई और चीज़, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक से, भले वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, अलग से वीडियो बना करके आपको और सेंड कर दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। इतना आपको पढ़ाया, या पिछला कोई चीज़ है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे बोलोगे, मैं उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ और आपको भेज दूंगा। लिखावट समझ में नहीं आ रही है तो उसको लिख करके आपके पास पर्सनल सेंड कर दूंगा। और जिन बच्चों ने काम कर लिया है वो समय समय पर सूचित करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।